हेलो फ्रेंड्स, मैं आइकॉनिक वर्ल्ड से अखिलेश मिश्रा आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज से जो है अपना क्लास का न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग पहले किसी एक टॉपिक को पिक करेंगे, उसमें उसका डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद वीडियो के लास्ट में उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या क्या आ सकता है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, एमसीक्यू के मीडियम से। चलिए, तो आज आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है कोशिका। रेलवे के एग्जाम में इससे तो एक या से दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो हम लोग आज कोशिका को डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर अगर पूछा जाए कि कोशिका होता क्या है, तो कोशिका जो है वो सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोशिका शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, यह जो होता है विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठन रूप है जिसमें वह सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वो सारी क्रिया हो सकती है जिसे हम लोग जीवन के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कोशिका का जो अंग्रेजी शब्द सेल लेटिन शब्द के सेलुला शब्द से लिया गया है। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये लेटिन शब्द सेलुला सेलुला से लिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग आगे में देखेंगे। ये जो डिटेल का पार्ट है इसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे इसको क्या गया है। एक मिनट में दिखा देता हूँ। चलिए, ये हम लोग का डिटेल वाला पार्ट है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं तो आपको बता देता हूँ क्या क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है, सेल है। किसे, तो लेटिन शब्द के किससे लिया गया है, तो सेलुला से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा होता है। ठीक है, सेलुला का अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा होता है। ठीक ठीक है, जैसे कुछ सजीव, जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, और जिनके शरीर एक कोशिका के बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जबकि कुछ सजीव होते हैं जैसे कि मनुष्य, ओके, इनके बहुत कोशिका से मिलकर बने, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बहु कोशिकीय सजीव कहते हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, और स्लाइडेन एवं स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने 1839 में स्लाइडेन एवं कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, जिनके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका, मतलब किसी जो भी कोशिका की उत्पत्ति होती है यह पहले से जो कोशिका रहती है उसी से उत्पन्न होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, या फिर सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं आप। चलिए, अब देखते हैं आगे। अब आ जाते हैं अपने नोट्स पर, क्या बोल रहा है, तो कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया, और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठन है जिसमें वह सभी क्रियाएं होती है जो सामूहिक रूप से जिसे सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका का एक आप कह लीजिए डिफिनेशन हुआ ये कोशिका का। ठीक है, इसमें भी वही कहा गया है, कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लेटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर में एक कोशिका बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो अनेक कोशिका से मिलकर बना है तो उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें जो मैंने रेड से प्रिंट किया ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बाद में हम लोग पीडीएफ में एमसीक्यू के मीडियम से करेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन नहीं है, आप उसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले कुछ थ्योरी बेसिस कर लेते हैं जो कि अच्छा होगा। चलिए, अब क्या बोल रहा है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ईस्वी में की थी, और 1839 में स्लाइडिंग एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक
ठीक है, एक या एकाधिक कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है, तथा सभी कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से की है। मतलब किसी भी कोशिका की उत्पत्ति जो है कि पहले से कोशिका उसमें उपस्थित होती है उन्हीं के माध्यम से की गई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे बोला जा रहा है कि कोशिका का विविधता अध्ययन कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी या कोशिका जीविका कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी की छत्ते जैसे कोष्ठ देखी और उन्हें कोसा नाम दिया। क्या नाम दिया? तो कोसा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोसा वित्तियों के आधार पर कोसा शब्द प्रयोग किया। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सा शब्द किया था? तो कोसा शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या है? 1674 में एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो कब किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में किया था। जीवित कोशिका का अध्ययन पहली बार किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बोला गया कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया ना? तो 1831 में किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगर आपको पूछा जाए कि ल्यूवेनहॉक ने, जिसे मैंने आपको पहले यहाँ बताया कि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया, कब किया? 1674 में किया था। तो अगर बोलेगा किस में किया था इसने अध्ययन, तो इन्होंने दांत को जो इन्होंने खुरचा, ठीक है, दांत को खुरचा, तो उसमें कोशिका का अध्ययन इनको मिला था। ठीक है, तो दांत को खुरचने में इनको कोशिका के अध्ययन पर सर्वप्रथम पता चला था। किनको? ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 1953 में, कितना में? 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की पहली बार घोषणा की। तो अगर आपसे पूछा जाए डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की घोषणा किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने की थी, 1953 में की थी। ठीक है, आप चलिए आगे आते हैं। 1888 में वॉल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया, क्रोमोसोम। ठीक है, वॉल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र की नामकरण किया। ठीक है, तो ये आप लोग नाम इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यह प्रायः स्वतंत्र होता है, यह इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है यह बहुकोशिकीय प्रणाली में पाया जाता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका की यह विशेषता होती है कि कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, केंद्रीय पदार्थ कोशिकीय द्रव्य में बिखरे होते हैं। केंद्रीय पदार्थ जो होते हैं वह कोशिकीय द्रव्य में बिखरे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीले हरे सैलाब में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या बोला गया इसमें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्रणाली में पाई जाती है। ठीक, आपके आगे क्या बोल रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इसमें पाए जाने वाले अल्प विकसित केंद्रक को केंद्रिकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिकाव कहते हैं। ठीक है, अब जो क्या बोल रहा है, जो कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं, केंद्रिकाव कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। इसी प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है?
कुछ खास विभिन्नताओं को छोड़कर सभी प्रकार की कोशिकाएं पादप और जंतु कोशिका की संरचना लगभग एक जैसी होती है। क्या बोल रहा है? कुछ खास विशेषताएं होती है जिनको अगर हटा दिया जाए तो पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना लगभग एक जैसी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो ये सजीव और निर्जीव दोनों तरह की इकाई से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो है ये सजीव और निर्जीव दोनों तरह की इकाई से मिलकर बने होते हैं। अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक सामान्य कोशिका या प्रारूपिक कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। एक सामान्य कोशिका और प्रारूपिक कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन? कोशिकावरण, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। कोशिकावरण कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा है। तो कोशिकावरण, ये ध्यान रखें, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण कौन सा है? तो कोशिकावरण। ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली मिलकर कोशिकावरण का निर्माण करती है। किसमें? पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जो मिलकर है ये कोशिकावरण का निर्माण करती है। ठीक है, और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अतः कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी भाग आवरण। तो क्या बोल रहा है? जंतु कोशिका में, जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो उसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी आवरण हुआ। ठीक है, कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी का आवरण हुआ। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो भाग रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको द्रव कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। इसमें विभिन्न कोशिकांग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? विभिन्न कोशिकांग होते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर पाए जाने वाली एक गोल या एवं संघन रचना है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखिएगा, केंद्रक जो होता है कोशिका में, इन्हें कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारा शरीर जो होता है उनको नियंत्रित कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है। उसी तरह कोशिका के सारे कार्यों का नियंत्रण भी केंद्रक के द्वारा होता है। इसीलिए केंद्रक को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक को मस्तिष्क कहा गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। चलिए अब क्या बोल रहा है। एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है। एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक न्यूक्लियस होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक से अधिक भी केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोशिका के समस्त कार्यों का यह संचालन केंद्र होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो इसका भी विभाजन हो जाता है। ठीक है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो किसका विभाजन होता है? तो केंद्रक का भी विभाजन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और बाकी जो मैं MCQ करवाऊंगा उसमें और सारे क्वेश्चन जो है ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रक कोशिका के भित्ति एक तरह पदार्थ कोशिकीय द्रव में प्रायः तैरता है। इसका यद्यपि कोई निश्चित स्थान नहीं होता, तथापि यह अधिकतम लगभग मध्य भाग में ही स्थित रहता है। कौन? तो केंद्र द्रव, केंद्र जो रहता है ये मध्य भाग में ज़्यादातर स्थित रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रत्येक केंद्रक में एक या अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक केंद्रक में एक या अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती है। कोशिका विभाजन की कुछ विशेष अवस्था में केंद्रिका लुप्त हो जाती है। क्या बोल रहा है? कोशिका जो विभाजन होता है उसमें कुछ विशेष अवस्था होती है जिसमें कि केंद्रिका लुप्त हो जाती है, किंतु बाद में पुनः प्रकट, एक बार लुप्त होती है लेकिन फिर पुनः प्रकट हो जाती है। केंद्रिका के भीतर रिबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर RNA तथा कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? तो केंद्रिका के अंदर पाए जाते हैं RNA। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो स्थान विशेष पर विशेष नामों द्वारा जाना जाता है, जैसे द्रव कला तथा केंद्र के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले जीव द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। जीव द्रव क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव। और केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। जीव द्रव क्या कहते हैं यहाँ पे? तो केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है? जीव द्रव का निर्माण
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें कि जल की मात्रा लगभग कितनी है, तो 80% है। प्रोटीन 15% है, वसा 30% और कार्बन डाइऑक्साइड 1% और अकार्बनिक लवण भी एक होता है। ठीक है, ये जो था ये कुछ इंपॉर्टेंट था। और अब जो ये हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। ठीक है, तो और जो इसमें कुछ जो बचे रह गए वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।